कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए शाम 5 बजे तक प्रचार। सभी दलों ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झोंकी पूरी ताकत। राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को होगा मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का किया शुभारंभ। विरासत केंद्र में कलाकृतियों और नमूनों के जरिए भारतीय वायुसेना के अभियानों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। वायुसेना के मिग-21 विमान राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 3 नागरिकों की मौत। मिग-21 विमान का पायलट सुरक्षित। दिल्ली शराब घोटाला मामले में भाजपा का दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर हमला जारी। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का किंगपिन। कहा सिसोदिया तो सिर्फ झांकी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 27वीं बैठक। वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। खेल की खबरों में ताशकंद में चल रही विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। वहीं दीपक भोरिया ने प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और क्रिकेट में आईपीएल में आज कोलकाता के ईडन गार्डन में पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। प्लेऑफ में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला अहम। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबरें कर्नाटक के चुनावी समर से। अभी समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल, सेक्युलर और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए रोड शो और रैलियां की। तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार अभी समाप्त हुआ और प्रचार के रंग ढंग जो है इस बार जबरदस्त रहे। हम आगे भी आपको इससे जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की राजनीति की, जहां भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। एक संवाददाता सम्मेलन में भाग हैं। अरविंद केजरीवाल इतने घबराए हुए हैं, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। भ्रष्टाचारी आप तो है ही, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पे विधिक तौर पे या तो किसी को जानकारी ही नहीं है और या केवल भ्रम फैलाना उनका कार्य है। तो इसीलिए यह अहम प्रेस वार्ता इसलिए करी जा रही है कि शराब में जो इन्होंने घोटाला किया है उसमें जब डूब रहे हैं तो इधर उधर के बेल ऑर्डर पे सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं पुनः कहूंगा, पापी आप, कट्टर बेईमान, किंगपिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो झांकी है, अरविंद केजरीवाल अभी बाकी है। साथ ही गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए कि एक लंबित मामले में मनीष सिसोदिया, जो खुद मुख्य आरोपी हैं, उनकी पार्टी कहती है कि इस मामले में कुछ है ही नहीं, जबकि उनकी जमानत अभी लंबित है। केजरीवाल की पूरी राजनीति भ्रष्टाचार, झूठ बोलना और आई एम सॉरी पर टिकी हुई है। जो 6 तारीख का ऑर्डर है जिसपे ये लोग कह रहे हैं कि कोई तथ्य सामने ही नहीं आया, ये भी जान लीजिए, सभी पत्रकारों को ये जानकारी होनी चाहिए, कोई जजमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक्विटल इसमें नहीं हुआ है। और तीसरी बात, एक डिस्चार्ज होता है चार्ज फ्रेम से पहले, यह भी नहीं है। मनीष सिसोदिया जो हैं वो बिल्कुल कट्टर ईमानदार हैं, भारत रत्न उनको देंगे, अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं, इसलिए बेल दी। लेकिन मनीष सिसोदिया तो मीटिंग खुद करवा रहे थे, अरविंद केजरीवाल तो
खुद कार्टेल बनवा रहे थे। जो शराब के ठेकेदार हैं वो बता रहे थे कि शराब नीति दिल्ली की क्या होगी। और जैसा कि हमने आपको बुलेटिन की शुरुआत में बताया था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार बस अभी अभी 5 बजे खत्म हुआ है, तो प्रचार का रंग ढंग कैसा रहा कर्नाटक में और कौन से मुद्दे इस बार जोर शोर से उठाए गए। धीरज कुमार हमारे संवाददाता शिमोगा से इस खबर पर जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। धीरज, शिमोगा हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है शिमोगा को, बताइए वहां पर क्या आपने इस इतने दिनों में जब आपने चुनाव प्रचार को कवर किया कर्नाटक चुनाव में, तो इस वाले इलाके में आपने किन मुद्दों की प्राथमिकता देखी? धीरज, देखिए शिमोगा जो है वो कर्नाटक के प्रसिद्ध शहरों में गिना जाता है और अगर राजनीतिक लिहाज से अगर हम देखा जाए लालचंद शहर, तो शिमोगा शहर जो है वो शिमोगा शहर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ लिंगायत के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा जिनको हम कहते हैं और जिनके बारे में कर्नाटक की राजनीति में अभी के दौर में, पीछे के दौर में बात नहीं बता सकता, लेकिन अभी के दौर में येदियुरप्पा जी के बारे में कहा जाता है कि ही इज मैन ऑफ वर्ड्स। इतना मजबूत जनाधार वाला लिंगायत नेता अभी कर्नाटक में नहीं है। तो कर्नाटक इसलिए भी इस लिहाज से भी कर्नाटक महत्वपूर्ण है और खासकर शिमोगा का समीकरण भी मायने रखता है कर्नाटक में कि शिमोगा की स्थिति क्या होगी, शिमोगा से कौन से नए नए चेहरे जो जीत कर आएंगे, ये भी कर्नाटक की राजनीति में मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके परिवार से भी कई लोग हैं जो कि इस बार चुनावी मैदान में है। तो शिमोगा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है कर्नाटका में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 18% जो आबादी है कर्नाटक में वो लिंगायत समुदाय की, आप जानते हैं। और लिंगायत समुदाय केवल इसको 18% नहीं कह सकते हैं, इस समुदाय का एक दबदबा है यहाँ की राजनीति में। ये केवल 18% वोट नहीं डालती है बल्कि ये 18% वोट डलवाती भी है। इस लिहाज से भी इसको समझा जा सकता है क्योंकि इस समुदाय का जो जनाधार है वो पूरे प्रदेश में है। तो उस लिहाज से भी शिमोगा प्रसिद्ध है। आपने जो बात करी वो इस बार बात करी है कि किस आधार पे चुनाव इस बार का लड़ा गया। देखिए शुरुआती रुझान जब यहाँ के चुनाव का देखा तो यहाँ के चुनाव के शुरुआती रुझान में जो लोकल मुद्दे जो थे वो लोकल मुद्दे हावी थे। बाद में जब से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया चुनावी परिदृश्य बदल गया और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की जो बात की वो मुझे लगता है कहीं न कहीं यहाँ की जो जनता है उसके गले नहीं उतर पाया। और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने जैसे उस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाया कि आप कैसे बजरंग दल जैसी संस्था को बैन कर सकते हैं और घोषणा पत्र के जरिए कैसे बैन कर सकते हैं, तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने और खास करके प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी रैली में उसको उस बजरंग दल को बजरंगी बली से जोड़कर जनता के बीच में जब के आए तब ऐसा लगता है कि जो कर्नाटक का माहौल उस दिन से बदल गया। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे जिनके चेहरे पर उदासी थी, जिनको लग रहा था कि इस बार जो रन में जो है कड़ी टक्कर है, मुकाबले में कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रहा है, तो उनके जो उदास चेहरे थे उन उदास चेहरों को बजरंगबली ने आकर एक बार फिर से उनमें जो खुशी की जो लहर है वो पूरे प्रदेश में उड़ा दी। ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि बजरंगबली से यहाँ का उत्साह बढ़ा है यहाँ की। दूसरी सबसे अहम बात है कि जनसभाओं में, प्रधानमंत्री के जनसभाओं में जो करप्शन की बात हुई, खास करके पिछली सरकार के करप्शन की बात हुई और सबसे बातें अपनी कहते हैं वो तथ्यात्मक रूप से रखते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो आंकड़े दिए कर्नाटक के बारे में, डबल इंजन सरकार के जो आंकड़े दिए, और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कांग्रेस के करप्शन के जो आंकड़े दिए उनको कहा कि ये 50 लौटता हूं धीरज आपके पास। जी धीरज आपके पास लौटता हूं और खास तौर पर यह भी जानूंगा कि आज उस इलाके में किन किन बड़े नामों ने प्रचार किया। लेकिन धारवाड़ से हमारे साथ उर्मिलेश भट्ट भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनके पास चलता हूं। उर्मिलेश, धारवाड़, ये जो हुबली धारवाड़ का इलाका है काफी महत्वपूर्ण कर्नाटक की राजनीति में, कर्नाटक की व्यवस्था में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये जो इलाका है इसमें आपने अपने इस चुनाव के कवरेज के दौरान प्रचार का रंग ढंग क्या देखा? आज उस इलाके में किन किन बड़े नेताओं ने अंतिम दिन, जिसे क्रिकेट की भाषा में कहें तो स्लॉग ओवर था,
प्रचार का। आज कौन कौन से बड़े नेता उस इलाके में प्रचार करने के लिए आए उर्मिलेश? जी बिल्कुल लालचंद जी, अगर बात कर्नाटक के रण की तो ठीक 5 बज गया है और अब सारा चुनाव प्रचार बंद हो गया है। लाउड स्पीकर माइक से जो भी चुनाव प्रचार हो रहा था, तमाम जनसभाएं अब बंद हो गई हैं। कल का दिन बीच में है। तमाम जो प्रत्याशी हैं लालचंद जी, अब वो कल जो है घर घर जाकर के अपना प्रचार करेंगे। धारवाड़, अगर हुबली की बात करें तो यहाँ पर धारवाड़ जो अपने पेठे के लिए मशहूर है, पेड़े के लिए मशहूर है, और ये पेड़ा जो है 13 तारीख को पता चलेगा कि किसकी जो है कौन इस पेड़े को खिलाता है। ये तो जनता जनार्दन 10 मई को जब वोट देगी और 13 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर धारवाड़ की बात करें तो धारवाड़ अपने कहा जाता है क्योंकि हुबली में तमाम जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं यहाँ इधर कर्नाटक और साउथ की कहे जाए तो यहाँ पर होती है। निश्चित तौर से यहाँ पर जो है तमाम जो व्यावसायिक जो क्रियाकलाप हैं वो क्रियाकलाप यहाँ पर होते हैं। तमाम बिजनेसमैन यहाँ पर रहते हैं, तमाम व्यापार यहाँ पर होता है साउथ का अगर कहा जाए तो। ऐसे में निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कर्नाटक के लिए ये जो है ये हुबली धारवाड़ जो जिला है ये काफी अहम रखता है, काफी मायने रखता है। निश्चित तौर से यहाँ पर आज भी कई जो स्टार प्रचारक हैं लालचंद जी, तमाम स्टार प्रचारकों ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने यहाँ पे जो है प्रचार किया है और 5 बजे से पहले ही अपना चुनाव प्रचार बंद कर दिया है। तो अब देखना होगा लालचंद जी कि यहाँ पर जो हुबली धारवाड़ की जनता है, ये जनता जनार्दन किसको अपना जनादेश देती है, किसको यहाँ से पेड़ा की जो पैक्ड जो कह सकते हैं एक तरफ से यहाँ से पेड़ा जो है किसको खिलाती है यहाँ की जनता, ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये चुनाव जो है कई मायनों में जो है खास रहा, कई मायनों में जैसे याद रखा जाएगा। तमाम जो इस बीच चुनाव प्रचार में हमने जो है तमाम मर्यादाएं लागते हुए भी उम्मीदवारों को जो है देखा है कि वो अपनी मर्यादाएं लाग करके तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे थे, वो भी चुनाव में देखा गया। साथ ही किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच जो है कड़ी टक्कर के साथ साथ जो है आरोप और प्रत्यारोप चलते रहे। हालांकि ये सबका जो है जनता जनार्दन को तय करना है। लेकिन धारवाड़ की अगर बात की जाए तो धारवाड़ में तमाम जो राजनीतिक दल थे आखिरी दिन उन्होंने पूरी ताकत झोंकी। तमाम जो है स्टार प्रचारकों ने अपना प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से। साथ ही यहाँ की जनता जनार्दन भी अब जो है कल जो है आराम से सोचेगी और ये तय करेगी कि आखिर वोट विकास को दिया जाए या फिर जो है तमाम और मुद्दों पे दिया जाए, ये जनता जनार्दन को तय करना है। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि ये जो धारवाड़ का पेड़ा है इसका मीठापन 13 तारीख को किस पार्टी के लोगों के मुंह में ज्यादा मीठापन होगा इस पेड़े का, वो देखना होगा। धीरज के पास मैं चलता हूं। धीरज, आपसे जो मैंने पिछली बार ही बात की थी कि आज उस इलाके में कौन कौन से बड़े नामों ने बिल्कुल अंतिम दिन एकदम स्लॉग ओवर में प्रचार किया धीरज शिवमोगा के इलाके में? देखिए, शिवमोगा के इलाके में आज का जो प्रचार है वो बिल्कुल शांत तरीके से संपन्न किया गया, क्योंकि खुद येदियुरप्पा यहाँ के कद्दावर नेता हैं, उनके जो बेटे हैं राघवेंद्र वो भी यहाँ से सांसद हैं। उन्होंने जमकर अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान को में बढ़कर हिस्सा लिया। उसके अलावा जो छोटे छोटे यहाँ के जो आज की जो सभा हुई, छोटी छोटी सभा हुई, छोटी छोटी सभा के जरिए ही लोगों को वोटिंग के लिए तैयार करने के रिझाने की कोशिश की गई। आज बात अगर चुनावी मुद्दे की जो पीछे रह गया था, जो बात अगर चुनावी मुद्दे की अगर यहाँ पे भी की जाए अगर इस क्षेत्र में, तो उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो कांग्रेस पार्टी जो है वो जिस मुद्दे के साथ में चुनावी मैदान में आई थी, वो कांग्रेस पार्टी चुनावी मुद्दे से भटक गई और उन्होंने कभी प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना या नेगेटिव पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना उसको शुरू किया। और इससे यहाँ के जो पंडित थे वो बता रहे थे कि अब कांग्रेस को ये समझ में आने लगा था कि बजरंगबली के आने के बाद हमारी स्थिति जो है वो स्थिति बिगड़ रही है, या जनता में जो हमारी जो जनता के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो कनेक्शन टूट रहा है। शिवमोगा में अब जो तैयारी है वो इस बात की तैयारी शिवमोगा ना कहे पूरे राज्य में अब तैयारी है, क्योंकि अभी जबकि पूरे चरण का जो है चुनाव प्रचार पूरे राज्य में बंद हो गया, तो अब जो सबसे अहम है कि कैसे जो 58,282 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उन मतदान केंद्रों पर कैसे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है। जो नए जो युवा वोटर्स हैं, 9,17,000 युवा वोटर्स हैं, उनका रुझान किस तरफ जाता है, चुनाव आयोग किस आधार पे कैसी तैयारियों के साथ अब चुनाव को संपन्न कराता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे 1300 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसकी जिम्मेवारी उसको मतदान केंद्र को संभालने की जिम्मेवारी महिलाओं को दी गई है।
ठीक है। ट्रांसजेंडर जो है लगभग 41,000 जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी क्या भूमिका होंगी, वो किस आधार पे मतदान करेंगे। और सबसे अहम बात जो चुनाव आयोग की तरफ से है, ये जनता को ये संदेश मिलना चाहिए कि चुनाव आयोग ने कही है उनका जो मतदान होगा उनके घर से होगा। और ये 80 प्लस ये आबादी कम नहीं है, लगभग 12,15,000 के करीब ऐसी आबादी है कर्नाटका। जी धीरज, मैं आपके पास लौटता हूँ। 80 साल से अधिक उम्र की है। जी 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 धीरज, आपके पास लौटता हूँ। और उर्मिलेश, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश के पास एक बार फिर से चलता हूँ। उर्मिलेश, जिस तरह से कि हमने देखा कि जो बजरंग दल पर बैन का मुद्दा, उसके पहले धार्मिक आधार पर आरक्षण का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे हमें सुनाई पड़े। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस मुद्दे पर वापस जाती हुई दिखी, बैकफुट पर जाती हुई दिखी, यू टर्न लिया घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद भी। जब कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया इन मुद्दों पर, क्या उसके बाद प्रचार का रंग ढंग और मुद्दों का रंग ढंग बदलता हुआ दिखाई पड़ा उर्मिलेश? जी लालचंद, बिल्कुल। जैसे कि अगर कर्नाटक की बात की जाए तो लालचंद जी, आपने भी यहाँ पर कवर किए थे, कई सारे विधानसभा चुनाव आपने भी यहाँ पर कवर किया है। राजनीतिक तौर से अगर यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कर्नाटक का जो राजनीतिक समीकरण होता है वो पल पल में हालांकि बदलता है। क्योंकि यहाँ पर अगर राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ पर लिंगायत लगभग 67 सीटों पर यहाँ पर जो है दखलंदाजी रखते हैं, अपना दबदबा रखते हैं। साथ ही अगर बोंगा की अगर बात की जाए तो 48 सीटों के आसपास रखते हैं। 50 सीटों के पर जो लगभग मुस्लिम समुदाय जो है अपना दबदबा रखता है। इस तरीके से ब्राह्मण वोट है, अल्पसंख्यक वोट है, इसके अलावा भी ओबीसी वोट है। इन तमाम अगर बात की जाए लालचंद जी, तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो है ये जोड़ा है बजरंग दल को बैन करने वाली बात, तो निश्चित तौर से कांग्रेस के नेता इस पर सवाल जब हम लोगों ने किया है, क्योंकि हम लंबे समय से यहाँ पर चुनाव प्रचार कवर कर रहे हैं, तो जब हमने कांग्रेस के नेताओं से इस पे सवाल किया है कि आखिर आपने बजरंग दल पर बैन किया है तो क्या इसकी वजह थी, क्या सोच के आपने मैनिफेस्टो में डाला था, और जब इसे वापस करने की बात हुई तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं लालचंद जी कांग्रेस के नेता इस सवाल से बचते हुए जो है नजर आए, बचते रहे जब हमने लगातार कांग्रेस के नेताओं से इस पे बात की है। और अगर बात की जाए इसकी, तो क्योंकि एक बार ये मैनिफेस्टो में जब कांग्रेस ने डाल दिया था तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया था। और उसके बाद हर जनसभाओं में जो है बजरंग बली के नारे लगते रहे। हर जनसभा में प्रधानमंत्री जो है बजरंग दल के जो है बजरंग बली से अपनी जो है जो शुरुआत करते हैं नारे से, उससे शुरुआत कर रहे थे। तमाम जो बजरंग दल के लोग थे वो जो है जो मंदिर थे उन मंदिरों में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरा जो मैनिफेस्टो के बाद ये कह सकते हैं कि यहाँ की राजनीति में एक बड़ा उठा पटक हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं इसको जो है कांग्रेस में बैकफुट में जाने के लिए जो है कह सकते हैं कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को हो सकता है कि इसका खामियाजा उठाना पड़े। हालांकि ये जनता जनार्दन के कर्नाटक की जनता जनार्दन को तय करना है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कई बार कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पे यू टर्न लिया है। कई नेताओं ने इसमें जो है कहा है कि ये तो सब जो है संविधान के हिसाब से चलेंगे। तो निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक ये जो है ये कह सकते हैं कि ये मैनिफेस्टो का जो बात है ये कांग्रेस के लिए एक जी का जंजाल बन गया था इस चुनाव में, क्योंकि एक तरफ कुछ नेता कह रहे थे कि ये सही है, कुछ कह रहे थे नहीं गलत है, कुछ यू टर्न ले रहे थे, कुछ बचते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर से कांग्रेस को अब जो है इस चुनाव में कितना फायदा और नुकसान होगा ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी लालचंद। बिल्कुल, और ये हम देख लेंगे 10 तारीख को आप लोगों के जरिए भी, 13 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब आपके जरिए, धीरज के जरिए और तमाम संवाददाताओं और विशेषज्ञों के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश आपका, और धीरज आपका भी शिवमोगा से जुड़ने के लिए, उर्मिलेश धारवाड़ से जुड़ने के लिए। आप लोग आराम कीजिए और आप लोगों से लगातार हम जानकारी अब आगे चल करके लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की चर्चा। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने पेज में सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बंगाल और बिहार का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और वहाँ के लैंड ओनर्स भी ट्राइबल्स ही हैं। हमें किसी भी तरह से उनकी जमीन पर कब्जा करना होगा। जमीन हमारा है, देश हमारा है, तुम विदेशियों के आगे कह चुके हैं हम सब। वैसे कौन है ये नया हीरो? ही इज ए लोकल ट्राइबल। हमारे घर में घुसकर हमला किया है उन लोगों ने, अब हम उनके गिरबान में घुसकर हमला करेंगे। बिरसा मुंडा सर। जय बाबा बिरसा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। आगे की बड़ी खबरों में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में फिल्म द केरल स्टोरी को देखने के बाद फिल्म की तारीफ की और उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का ये खेल भारत की बेटियों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से कहा कि जो फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि तुष्टीकरण की राजनीति का ये खेल, वोट बैंक की राजनीति का खेल भारत की कई बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति से बाहर आना चाहिए और मैं अपने कांग्रेस और कम्युनिस्ट मित्रों से कहना चाहता हूं, सच्चाई को ना आप कोर्ट जाकर रोक पाएंगे, ना आप इस फिल्म को झूठ बताकर रोक पाएंगे। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि जिन बेटियों के साथ आज तक ही हुआ, कोई उनमें से कुछ ने हिम्मत करके आगे आकर
अपनी स्टोरी को बताया, जिसको फिल्म के माध्यम से दिखाया गया। और अब एक दुखद हादसे की खबर। भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 3 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि विमान उड़ा रहा पायलट सुरक्षित है। विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। उधर पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर आज दूसरी मध्यरात्रि 12 बजे पार्किंग क्षेत्र और पास के रेस्तरां की खिड़कियों के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। खबर पूर्वोत्तर से। मणिपुर में सामान्य स्थिति धीरे धीरे बहाल हो रही है, क्योंकि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोई हिंसा नहीं हुई है। राज्य सरकार ने अधिकांश जिलों में कुछ घंटों के लिए जनता कर्फ्यू में ढील देने का भी निर्णय लिया है। इम्फाल पश्चिम और पूर्वी जिले में आज सुबह 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ जिलों में शाम को कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। बाजार में आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग आज सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लाइन में लग गए। इस बीच सेना और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च जारी रखा है और बचाव एवं निकासी का काम जारी है। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह पिछले कई दिनों से इम्फाल में हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। विभिन्न समुदायों के नेता और नागरिक संगठन तनाव को शांत करने के लिए आगे आए हैं और जनता से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। केरल के मलप्पुरम जिले के तन्नूर में नाव पलटने की एक घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। मारे जाने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं जो स्कूल की छुट्टियों के दौरान घूमने के लिए आए थे। नौका में 37 लोग सवार थे। आज सुबह भी खोज और बचाव अभियान जारी है। भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर को तलाशी और बचाव अभियान में मदद के लिए बुलाया गया है। वहीं एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और नौसेना की 3 गोताखोर टीमें मलप्पुरम में नौका दुर्घटना स्थल पर तलाशी अभियान में शामिल हो गई हैं। स्थिति का जायजा लेने और प्रभावी समन्वय के लिए केरल के मुख्यमंत्री भी जिले में पहुंच चुके हैं। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने भी केरल के पर्यटक मंत्री पीए मोहम्मद रियाज के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने रियाज पर पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने में ढिलाई और उदासीनता दिखाने का आरोप लगाया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने दुर्घटना की व्यापक न्यायिक जांच के साथ साथ पुलिस और एक विशेष टीम द्वारा भी जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मलप्पुरम जिले के तिरुरंगाडी के तालुक अस्पताल जाकर नाव हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र में दंतेशपुरम के जंगल में आज सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया। एक पर 8 लाख और दूसरे पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुनील के नेतृत्व में सर्चिंग पर निकले जवानों ने नक्सलियों के घात लगाकर किए गए हमले को विफल कर दिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में गुल्लापल्ली एसओएस कमांडर मड़का मर्रा और उसकी पत्नी पोडिया मर्रा को ढेर कर दिया गया। मड़कम पर 8 लाख रुपए और पोडियम पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। घटनास्थल से हथियार और अन्य सामग्री बरामद हुई है। नक्सलियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों और पुलिस का अभियान जारी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।
तो मनीष सिसोदिया को कम से कम 25 मई तक जेल में रहना होगा। और उधर यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। इस दौरान मनीष कश्यप की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट में अपने अपने तर्क रखे गए। आखिर में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और बिहार में दर्ज मामले एक साथ जोड़ने से भी मना कर दिया। जमानत और तमिलनाडु सरकार की तरफ से लगाया गया एनएसए हटाने पर भी फिलहाल आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राहत के लिए मनीष कश्यप को हाई कोर्ट जाने को कहा। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों से दुर्व्यवहार की गलत खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तार मनीष ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज एफआईआर और एनएसए मामले में राहत की मांग की थी। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमान आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई छाप इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर खबर हटकर। सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। और अब बात एक घोटाले के आरोप की। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 1 जून तक के लिए टल गई। कोर्ट ने सीबीआई को पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए और वक्त दे दिया। सीबीआई ने इसके लिए 4 हफ्ते का वक्त दिए जाने की मांग की थी। अगली खबर, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अनवर ढेबर को आज तड़के एक होटल से भागते हुए पकड़ा गया।
अनवर ढेबर पर आरोप है कि उसने आपराधिक सिंडिकेट द्वारा लगभग 2000 करोड़ रुपए अवैध रूप से बनाए थे, जिसके बाद अनवर ढेबर फरार हो गया था। पीएमएलए कोर्ट ने उसे 4 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी की ओर से कहा गया है कि बीते मार्च महीने में कई ठिकानों में छापेमारी से जुटाए साक्ष्य और इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के बयान से 2019 से 2022 के बीच 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला है। अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ में संगठित आपराधिक सिंडिकेट चला रहा था। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म द केरला स्टोरी पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का यह फैसला उनकी अराजकता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है, जिसको मैं क्या कहूं। क्या वो सच भी परोसने नहीं देना चाहते? और कुछ दिन पहले की ममता बनर्जी जी के राज्य की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की जाती है, जिस तरह से उन बेटी को घसीट कर लेकर जाते हैं, उसके शव को जो देश के सामने आता है, शर्मसार करता है। आप उस पर तो जवाब नहीं देते, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ और उसके ऊपर जवाब नहीं देते, लेकिन फिल्म को बैन करने का एक ऐसा काम करते हैं। क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होने का? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ किया। विरासत केंद्र में कलाकृतियों, नमूनों और परस्पर संवाददातात्मक बोर्ड के जरिए भारतीय वायुसेना के अभियानों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। यह केंद्र मानवीय सहायता और युद्ध क्षमताओं के अलावा आपदा राहत में वायुसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का भी प्रदर्शन करेगा। इस केंद्र में विभिन्न विंटेज विमान भी रखे जाएंगे। वायुसेना विरासत केंद्र भारतीय वायुसेना में करियर बनाने के लिए इस शहर के युवाओं को प्रेरित करेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चाहे साल 1948 का युद्ध हो या 1961 का गोवा मुक्ति संग्राम, हमारी वायुसेना ने जिस मजबूती और व्यावसायिकता के साथ देश की सुरक्षा और सेवा की है, हम इसे कभी नहीं भूल सकते। 1948 का वार हो या 1961 का गोवा मुक्ति संग्राम हो या 1962 का वार हो या 1965 का इंडो पाक वार हो, हमारी एयरफोर्स ने जिस मजबूती और जिस प्रोफेशनलिज्म यानी व्यावसायिकता के साथ देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अगली खबर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राजधानी नई दिल्ली में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के साथ स्टेशन क्षेत्र विकास की परियोजना पर विचार के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। जोशी ने कहा कि हाई स्पीड रेल परियोजना के साथ रेलवे स्टेशनों के विकास और राजमार्ग निर्माण के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। इस दिशा में अब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर ध्यान देने की जरूरत है। Of good work in railways and metros, but station development is one area, and area around that is a weak area in Indian context. Multimodal connectivity is a very, very important part for our station development, and I think there is a need for us to work on that. आगे की खबरों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की सऊदी अरब में अपने अमेरिकी समकक्ष से भेंट हुई। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि जैक सुलिवन ने रविवार को भारतीय समकक्ष डोवाल के साथ बैठक की। दोनों नेता इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया में क्वाड शिखर सम्मेलन से इतर फिर मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक सुलिवन ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिए क्राउन प्रिंस शेख तहनून और अजीत डोवाल के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। सुलिवन ने सूडान से अमेरिकी नागरिकों को निकालने में सऊदी के सहयोग के लिए क्राउन प्रिंस को धन्यवाद दिया है। चारों प्रतिनिधि नियमित रूप से विचार विमर्श करते रहने और दिन भर हुई चर्चा में शामिल मुद्दों पर आगे की कार्रवाई करने पर सहमत हुए। व्हाइट हाउस द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि यह बैठक भारत और दुनिया के साथ जुड़े एक अधिक सुरक्षित और समृद्ध मध्य पूर्व क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए थी। बीजिंग ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में जिस तरह से अपने सियासी प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया है, उसे भारत मिशन क्रीप के तौर पर देखता है।
पश्चिम एशिया में भारत के हितों के लिए संभावित निहितार्थ हैं जो उसे ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसी कनेक्टिविटी कच्चे तेल की तेज आवाजाही की अनुमति देगी और लंबी अवधि में भारत की लागत को कम करेगी। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से भारत के उन 8 मिलियन नागरिकों को भी मदद मिलेगी जो खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट भारत को रेलवे क्षेत्र में एक बुनियादी ढांचा निर्माता के रूप में एक ब्रांड बनाने में मदद करेगा। चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का मुकाबला करने पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसने इस क्षेत्र के कई देशों पर सीमित उपयोगिता वाले बुनियादी ढांचे का बोझ डाला है। और अब बात तूफान मोचा की। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मोचा तूफान बन रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी में उठा चक्रवात आज एक दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा और फिर इसके चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो जाने की संभावना है। एक बयान में बताया गया है कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास के दक्षिण अंडमान सागर पर केंद्रित है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात के प्रभाव से अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज से लेकर बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। आज 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी आशंका है। मौसम की स्थिति को देखते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थानीय आपदा बचाव दल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। खराब मौसम के कारण मछुआरों को 11 मई तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास आज से 12 मई के बीच पर्यटन तथा अपतटीय गतिविधियों को नियंत्रित करने की सलाह जारी की गई है। और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से चक्रवाती तूफान मोचा भयंकर रूप ले रहा है। ये तूफान भयंकर रूप लेता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। इसे चक्रवात को कैसे दिया गया है मोचा नाम और कैसे होता है चक्रवाती तूफानों का नामकरण, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोचा चक्रवाती तूफान को लेकर सुबुगाहट तेज होती जा रही है, क्योंकि दिन बीतने के साथ ये तूफान भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में आने वाला ये चक्रवाती तूफान किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी में उठा चक्रवात आज एक दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा और फिर इसके चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। एक बयान में बताया गया है कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास के दक्षिण अंडमान सागर पर केंद्रित है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से जुड़े इलाकों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे पड़ा इस चक्रवात का मोचा नाम। बता दें कि इस चक्रवात का नाम यमन से आया है। दरअसल यमन ने लाल सागर तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर मोचा के नाम पर इस चक्रवात के नाम का सुझाव दिया था। मोचा शहर यमन में कॉफी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें कि कैसे होता है चक्रवातों का नामकरण, तो बता दें कि दुनिया भर में हर महासागर बेसिन में बनने वाले चक्रवातों का नाम क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्रों और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों द्वारा दिया जाता है। दुनिया में 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें भारत मौसम विभाग और 5 उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र शामिल हैं। क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में भारतीय मौसम विभाग एक मानक प्रक्रिया का पालन करने के बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर में बनने वाले चक्रवात का नाम देता है। बता दें कि चक्रवातों को नाम देने के लिए 13 देशों का एक पैनल है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल हैं। 2020 में जारी चक्रवातों के नामों की सूची में 169 नाम शामिल हैं, जिसमें 13 देशों द्वारा 13 नाम दिए गए। अगर बात करें क्या होते हैं चक्रवातों के नामकरण के फायदे, तो
नामकरण से वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और आपदा प्रबंधन टीमों को चक्रवातों को पहचानने में मदद मिलती है। अगर किसी क्षेत्र में 2 तूफान एक साथ आ रहे हों तो इससे भ्रम की स्थिति नहीं बनती। गौरतलब है कि मोचा चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए केंद्र राज्य प्रशासनों ने किसी भी आपदा से निपटने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बात मौसम की। दिल्ली एनसीआर में आज फिर से सुबह मौसम खराब बना रहा। सुबह में कई जगहों पर आंधी चली और कई इलाकों में बारिश भी हुई। दिल्ली में मौसम लगातार खराब बना हुआ है और तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में गरज के साथ बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने आज दिल्ली और आसपास का मौसम खराब रहने की आशंका जताई थी। आईएमडी ने पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई थी। आईएमडी के मुताबिक बारिश के बावजूद अब गर्मी तेजी से बढ़ेगी और 8 मई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर रहने की संभावना है। दिल्ली में 7 मई को अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 21.4 रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। और उधर पहाड़ी राज्य हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी है। कुल्लू में स्थित अटल टनल रोहतांग के दक्षिणी पोर्टल पर ताज़ा बर्फबारी हुई। अटल टनल रोहतांग को निहारने के लिए जहां साल दर साल देश भर से आने वाले सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं अटल टनल विदेशी मेहमानों की भी पसंदीदा जगह बन गया है। इसके अलावा हिमाचल के कई जिलों में विभिन्न रूटों पर बर्फबारी और बारिश से वाहनों की रफ्तार थम गई। कई इलाकों में भारी बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ भी जम गई, जिससे वाहनों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में व्यापक स्तर पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई, जबकि ऊपरी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी भी हुई है, जिससे कश्मीर घाटी में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया कि कल शाम से सोमवार सुबह तक जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बारिश हुई है और लद्दाख में बादल छाए हुए हैं। सोमवार को जम्मू कश्मीर में बारिश, बादल छाए रहने और मौसम ठंडा रहने की संभावना जताई गई है। मंगलवार 9 मई से मौसम में काफ़ी सुधार होने की संभावना है। हालांकि मंगलवार को भी कुछ स्थानों पर दोपहर या शाम को गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के कार्यालय ने कहा है कि मौसम शुष्क रहने के साथ ही 10 से लेकर 15 मई तक तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने भी किसानों को 8 मई तक बगीचों में छिड़काव और फसलों की कटाई स्थगित करने की सलाह दी है। पर्यटकों को गर्म कपड़े पहनने के लिए कहा गया है, क्योंकि आज घाटी में मौसम ठंडा रहने की संभावना है। उधर पूर्वोत्तर में हो रही बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। पानी का स्तर बढ़ने के कारण नदी अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। सबसे अधिक 1,40,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। संबंधित प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 4 धाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के कारण प्रशासन केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पिछले महीने की 25 तारीख से इस महीने की 8 तारीख तक पहले ही स्थगित कर चुका है। इस दौरान केवल वही तीर्थयात्री केदारनाथ धाम जा सकेंगे जो पहले से पंजीकरण करा चुके हैं। बीच आईपीएल में अब तक 31 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 20 मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते हैं और 11 में पंजाब किंग्स ने कामयाबी हासिल की है। अंक तालिका में पंजाब की टीम 10 अंक के साथ 7वें पायदान पर है, तो वहीं कोलकाता 8 अंक के साथ 8वें स्थान पर है। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद के लिए दोनों टीमों को इस मैच में जीत की दरकार होगी। आगे देखेंगे कुछ और खबरें। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत,
मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। अब बात एक खास खुशबू की। भागलपुर के कतरनी चावल की खुशबू तो विदेशों तक फैली है, लेकिन अब सहरसा में भी इसकी खेती शुरू हो गई है। इससे किसान अपनी आय को कई गुना बढ़ा रहे हैं। देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। कहते हैं अगर हौसले बुलंद हों तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। ऐसे ही एक कोशिश की है सहरसा के बनगांव के किसान प्रवीण कुमार झा ने। इनकी ये कोशिश कामयाब भी हुई। उन्होंने 2 एकड़ में कतरनी धान की खेती की, जहां 22 क्विंटल धान की उपज हुई है। ये उनकी कल्पना से भी परे है। लगभग 2 एकड़ में हमने इसका रोपाई किया था, जिसमें मुझे 22 क्विंटल अनाज का धान का उत्पादन हुआ, जिससे हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी है कि जिस धान की हम लोग कल्पना कोसी सीमांचल में नहीं करते थे, उसकी उपज इस तरह से हुई है। तो हम आगे इसको और जो है सो ज्यादा जमीन में इसका बुआई रोपाई करेंगे। प्रवीण से प्रेरित होकर अब अन्य किसान भी इसकी खेती करने की सोच रहे हैं। ग्रामीणों में कतरनी चावल को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। अब हमहू सब या खेती करबे कतरनी वाला। प्रवीण झा कुमार किल के हन, उपज खूब बढ़िया है छे। प्रवीण जी ने कतरनी धान की खेती बहुत अच्छा किया है, इससे हम सब खुश हूँ। हम सब ये चाहता हूँ यही खेती करें। मिथिलायम किसान उत्पादक संघ का कहना है कि अब तक कतरनी धान सिर्फ भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में उपजाया जाता था, लेकिन अब कोसी और सीमांचल के इलाकों में भी कतरनी चावल की खुशबू फैलने लगी है। वहीं सहरसा जिला कृषि पदाधिकारी भी प्रवीण के इस पहल की सराहना कर रहे हैं। भागलपुर कतरनी धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, उसे यहाँ जीआई टैग मिला है। कोसी प्रक्षेत्र में कतरनी धान की खेती नहीं होती है, लेकिन इस बार मिथिलायम एफपीओ के सीईओ श्री प्रसेनजीत झा एवं प्रवीण झा ने इसकी खेती की है। इसके लिए उन्होंने बीज कृषि विज्ञान केंद्र भागलपुर से प्राप्त किया है 60 किलो। 2 एकड़ में इन्होंने खेती की है और 22 क्विंटल इन्हें उपज प्राप्त। चावल की खेती से ग्रामीण किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है। सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, नई दिल्ली। तो कतरनी चावल की खेती और उसकी खुशबू अब फैल रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।